हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस। और ये चैप्टर आपके लिए यूनिक इसलिए बन जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका ए सेक्शन में आएगा गाइस। ठीक है ना, बराबर है। ए सेक्शन में आएगा, 3 मार्क का चैप्टर है और कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये मेरा गारंटी है। किसका गारंटी है? मेरा गारंटी है। इंडिया हैज अ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड, एकदम नॉर्मल पैराग्राफ है। There has been a remarkable contribution of India in the field of knowledge। देखो, पूरी दुनिया में हमने बहुत नॉलेज दिया है और नॉलेज तो बांटना हमारा सबसे पहला काम है। साइंस, रिलीजन, कल्चर एंड आर्ट की फील्ड में हमने एक मतलब योगदान के ऊपर योगदान दिया है। ठीक है। इंडिया हैज रीच एंड इनिमिटेबल हेरिटेज, मतलब कि एक यूनिक सा, आप इस वर्ड को भी एक पैरेलल वर्ड में, सिमिलर वर्ड में देखने के जाओ तो मैं आपको एक इंग्लिश वर्ड देना चाहूंगा, यूनिक। इसका सिमिलर जो ऑलरेडी ये यहाँ पे हम मैं हाईलाइट करके देता हूँ। और इसका अगर आपको हिंदी वर्ड चाहिए, हिंदी, तो अनोखा। नो, एक्चुअली मुझे इतना हिंदी लिखना आता नहीं है, फिर अनोखा स्थान है। ठीक है। भारत जो है उसका एक रीच मतलब अमीर और इनिमिटेबल अनोखा हेरिटेज है। Our heritage shows an imperial dignity of ancient India. Wow. That is why we should be committed towards the preservation and conservation of our heritage, which is utmost demand। मतलब आज की तारीख का सबसे अच्छा वाला डिमांड है, ये हमें करना ही चाहिए। बराबर है। नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज मल्टीफेरियस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीफेरियस? मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे नहीं, वो पहले चैप्टर में याद आया था, वर्ड आया था, मतलब हमारा जो हेरिटेज है मतलब वैविध्यपूर्ण हेरिटेज है। तो इसको आप समझ सकते हो कि विविधता दर्शाता है। ठीक है ना, विविधता दर्शाता है। ठीक है। यस, वैरायटी होती है। वैरायटी वाला लाइन था मतलब आपका पहले नंबर के चैप्टर में। ठीक है, कि वैरायटी ज्यादा है हमारे हेरिटेज में, जस्ट बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर भी ऐसा है। जम्मू एंड कश्मीर, देन उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात तो है ही है, फिर साउथ। मतलब वी हैव अ यूनिक काइंड ऑफ, हमारा जियोग्राफी भी ऐसा ही है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज मल्टी, मतलब विविधता दर्शाता है, वेराइटी दर्शाता है। ठीक है, हाईलाइट मैंने कर दिया है। इस चैप्टर में मतलब देखो यूनिक तरीके से ए सेक्शन में अलग अलग चीजें आएगी, समझो। और मैं आपको बता दूं, मेरे को आपके जो अभी जो है ना आपका सैंपल पेपर, उसमें ये एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू या वॉट एवर, ए सेक्शन समझ लो। दूसरा मुझे याद नहीं है, एक मुझे याद नहीं है, और एक यहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर में। ठीक है, मैंने पहले से ही लिख के रखा है, किसी और बच्चे को समझा रहा होगा। इसी इसी यहीं से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया रहता है कि यहाँ से कैसे प्रकार की प्रिपरेशन क्या करनी है। बराबर है। 1 मार्क में आता है बेटा वो, एक मार्क का, तो 3 मार्क के से 3 चीजें कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज मल्टीफेरस, फेरियस, मतलब वैरायटी होती है, विच ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन, जिसकी वजह से हमारे देश को अच्छी सी ग्लोरी प्राप्त हुई है। कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स स्कल्पचर, मतलब कल्चरल हेरिटेज के अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। आप इसी इसी साल स्कल्पचर के बारे में पढ़े हो। ठीक है। आप आर्किटेक्चर के, हाँ, एकोमोडेट्स मतलब कि इंक्लूड करती है। क्या करती है बेटा? यस, लिटरेचर, वेरियस आर्ट्स एंड नेचुरल हेरिटेज। अब कल्चरल हेरिटेज में किन किन चीजों को यूज कर सकते हो? आपको पता है ना, कल्चरल हेरिटेज मतलब वो डेफिनेशन के साथ आप उसको पढ़ चुके हो कि इंसान ने अपनी कुनेह के साथ, है ना, जो भी हासिल किया है, तो स्कल्पचर हमने बनाया है, इट इज नॉट अ नेचुरल हेरिटेज। आर्किटेक्चर हमारी देन है, लिटरेचर हमारी देन है, वेरियस आर्ट्स अलग अलग प्रकार के। वैसे मैंने वो हेरिटेज वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि पूरी दुनिया में देयर आर 64 आर्ट्स। कितने आर्ट्स है? और ये 64 आर्ट्स में हमारे जो भगवान श्री कृष्ण थे वो निपुण थे। ठीक है। उनके अलावा इतनी सारी आर्ट्स किसी को आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग अवर हेरिटेज। हमारी हेरिटेज को कुदरती और काफी बार मैन मेड फैक्टर्स भी इम्पेक्ट कर रहे हैं। Hence its preservation is required।
कभी कभी देखो जैसे स्कल्पचर है तो नेचुरली वो डैमेज होते हैं, ठीक है। कभी कभी इंसानों की वजह से भी काफी सारे मंदिर भी डैमेज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज हो जाती है। अब उसको बचाना, अगर किसी इंसान की वजह से डैमेज हो रहा है तो भी उसको बचाना जरूरी है, अगर कुदरती तरीके से डैमेज हो रहा है तो भी उसको कैसे बचाया जाए वो भी सोचने के बारे में बनता है, ठीक है। समझ रहे हो? ये नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग अवर हेरिटेज, हमारी हेरिटेज को अलग तरीके से वो इम्पैक्ट करता है, इसीलिए उसको बचाना जरूरी है, ठीक है। अवर हेरिटेज ग्लोरीफाइज द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारा जो हेरिटेज होता है हर एक देश किसी का, जैसे आप अगर चैप्टर नंबर 1 मेरा पढ़े हो मेरी वीडियो से, तो उसमें मैंने बताया कि छोटा सा किसी भी व्यक्ति को, वो कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, वैसे ही कोई भी देश हो कितना भी छोटा क्यों ना हो कितना भी बड़े ना हो, उसके अपने हेरिटेज के ऊपर उसको हमेशा गर्व होना ही चाहिए, ठीक है, होता ही है। आवर हेरिटेज ग्लोरीफाइज द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ऑब्वियसली हम थोड़ी ना पड़ोस के कंट्री के लोगों को ग्लोरीफाई करेंगे। सो दे रिस्पेक्ट आवर हेरिटेज बाय एसोसिएटिंग इट विद देयर ओन आइडेंटिटी, हमें राम अपने लगते हैं, क्यों लगते हैं हमें, क्यों हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अब जरूरी नहीं है पड़ोसी मुल्क कोई श्री राम की उसी लेवल पे कदर करे जितनी हम करते हैं, जैसे उन लोगों का धर्म जो भी हो वो अपने धर्म को ग्लोरीफाई करेंगे, हमारा हमारा फंडामेंटल राइट है हम हमारी चीजों को ग्लोरीफाई करें, ठीक है। और वो नहीं कर पा रहे तो देन वी आर अ फेलियर, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज मैनेजमेंट, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो भी आइडेंटिटी है, हमारा जो हेरिटेज है, हम एक उसके मैनेजमेंट के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए, ठीक है, नॉर्मल सा लाइन से। वी शुड प्रिजर्व वैनिशिंग आर्ट्स, मतलब जो भी आर्ट्स वैनिश हो रही है, इट मे बी पॉसिबल देयर आर सो मेनी आर्ट्स, जैसे वैसे तो स्कल्पचर आज काफी कम लोग बनाते हैं, लेकिन वैनिश हो रही है। ट्रेडिशनली जो लोग आर्ट्स में थे वो लोग सोचते हैं कि अभी इसमें क्या इनकम है, तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आर्किटेक्चर, so that upcoming generation can be inspired by the works done by our ancestor, अब जैसे हमारे पूर्वजों ने जो भी वर्क किया है वो तो पॉसिबल ही नहीं है उसको हम रिपीट कर पाए, ठीक है। जैसे आप वो वाले चैप्टर में पढ़े हो कि उस वाले चैप्टर में कि एक ही पत्थर को काव करके वो मंदिर बना, कैलासा टेम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, समझ रहे हो। सो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी वी शुड प्रिजर्व वैनिशिंग आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर वैनिश हो रहा है, जो आर्ट वैनिश हो रहा है, वैनिश मतलब गायब, उसको ऐसे बचाया जाए, वी शुड प्रिजर्व सो दैट अपकमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, कैन बी इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स डन बाय आवर, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो काम किया गया है उसको, मतलब उसको वो अप्रिशिएट करे, ठीक है, जान सके और आगे जाके इंस्पायर हो सके। एज वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, आवर नेग्लिजेंस, मतलब हम अवॉइड करते हैं, इज चीफली रिस्पांसिबल फॉर इट डिग्रेडेशन, जो ग्रेड, अब देखो अगर आप अहमदाबाद में रहते हो, ठीक है, तो काफी सारे लोग एक सीधी सैयदनी जाड़ी છે તમને તો ભણવામાં જ આવે છે, ठीक है, सीधी सैयदनी मल्टीपल टाइम इसके आजू बाजू से जाते हैं, उनको वो भी नहीं पता होता है वो इतनी कितनी फेमस है, लोग वर्ल्ड के कोने कोने से उस सीधी सीधी सैयद की जाड़ी को देखने आते हैं, झूलता मीनारा के पास से जाते हैं, उनको ये वो नहीं पता है, ठीक है। एक्चुअली उसका नाम झूलता मीनारा है लेकिन फिर सेकिंग मीनारा लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ सेकिंग मीनारत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, वो जो ट्रैफिक सिग्नल पे आता है ना। अब देखो बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम की बुक वाले भी झूलता मीनारा पढ़ाते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, और उसके आजू बाजू से जाते हैं लोगों को ये नहीं पता होता है, ठीक है। आपके पढ़ने में हाथी सिंगना मंदिर हो, उसके बाजू से जाते हैं जिस मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आप खड़े रहते हो जहां पे सेकिंग मीनारत लिखा है, ठीक है, उसी बोर्ड के ऊपर नीचे लिखा है हाथी सिंह मंदिर, मतलब ये जो आपके इसी बुक का हिस्सा है, इसी बुक का हिस्सा है, सीधी शेरनी जाड़ी, वहां से 10 बार जाते हो आपको वो भी नहीं पता है आप कहाँ से जा रहे हो, ठीक है। तो हमारा नेग्लिजेंस फिर पेपर ऐसे पढ़ाई में आता है तो है ये सब कहाँ है, तो basically what we are saying, as we are not much aware about the preservation of our heritage, हमें नहीं जानते कि हमें हमारा हेरिटेज को कैसे बचाना चाहिए, our negligence is chiefly responsible for its degradation, अब जानते ही नहीं है कैसे बचाना चाहिए, हमें पता ही नहीं उसका इंपोर्टेशन, तो वो डिग्रेड करेगा, मतलब उसकी सार संभाल नहीं जाएगी, therefore it has become necessary to preserve our heritage, इसीलिए हमारे लिए हमारा हेरिटेज प्रिजर्व करना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेसेसिटी फॉर प्रिजर्वेशन, ये था नीड फॉर प्रिजर्वेशन, जरूरी है ना,
नहीं तो डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन। नेग्लिजेंस करेंगे, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर आप आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ जाए तो उसको नेग्लेक्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी डिग्रेड होने लगेगी, धीरे धीरे आपका बॉडी डाउन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो नीड तो था, अब नेसेसिटी क्या है? नीड फॉर प्रिजर्वेशन, नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब नेसेसिटी क्यों है? नीड और नेसेसिटी में फर्क है। नीड और नेसेसिटी में फर्क है। अवर हेरिटेज इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। हमारी जो भी हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, बराबर है। जैसे गरबा की बात करते हैं तो गुजरात का गरबा कितना फेमस है, और उसमें भी वडोदरा का गरबा कितना फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। लोग दूर दूर से, दुनिया के कोने कोने से देखने को आते हैं, ठीक है। अब देखो, उसको प्रिजर्व करना जरूरी तो है, नीड तो है ही, लेकिन मैं तो बोलूंगा नेसेसिटी है। अवर हेरिटेज, गरबा इज अवर हेरिटेज, गुजरात का। अब इसको भी प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? Our heritage is the identity of the nation. The country which ignores it doesn't have any future, as heritage is our guide. वही तो अपना गाइड है। जो, जैसे हमारे देश में आज की तारीख में जो आप बुक पढ़ रहे हो, इट इज इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। हमारा इतिहास क्या था, हम कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते थे? अगर आप अपने ही हेरिटेज को इग्नोर करोगे तो क्या ही होगा आपका? द कंट्री विच इग्नोर्स इट, मतलब इट मतलब क्या? कल्चरल हेरिटेज। डजंट हैव, ये डज है, इट की वजह से नहीं है, कंट्री के लिए है। किसके लिए है? द कंट्री विच इग्नोर्स इट, मतलब कि कल्चरल हेरिटेज को। और ये डज नॉट हैव एनी फ्यूचर एज हेरिटेज इज आवर गाइड। अगर कोई जो नेशन होता है वो अपनी हेरिटेज को इग्नोर करता है तो फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हेरिटेज ही तो अपना गाइड है। द एरर्स वी हैव कमिटेड इन द पास्ट, हमने जो पास्ट में मिस्टेक्स किए हैं, कैन बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है, ठीक है ना, रेक्टिफाई करो। वो इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश के पेपर में, कि रेक्टिफाई करो इन द प्रेजेंट एंड वी कैन प्रॉपरली प्लान फॉर द फ्यूचर। द एरर्स वी हैव, देखो, जो अगर हमने पास्ट में कोई एरर्स कमिट किए हैं तो आप उसको प्रेजेंट में हमेशा करेक्ट कर सकते हो। रेक्टिफाई मतलब क्या? करेक्ट करना। रेक्टिफाई मतलब क्या? करेक्ट करना। तो आप हमेशा उसको रेक्टिफाई कर सकते हो प्रेजेंट में, एंड वी कैन प्रॉपरली प्लान फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए आप हमेशा प्लान कर सकते हो। हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट। जो हेरिटेज होता है, क्या होता है बेटा? हेरिटेज हमेशा गाइड की तरह काम करता है टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट। उसी की वजह से और हमारा ऐसा ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हम जैसा सोचेंगे, हम अगर देखो, आज हमने पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट किया है, लेकिन क्या वो उसने हमारी संस्कृति की तरह किया है हमने विकास? हमने तो एक पत्थर में से बड़े बड़े मंदिर बना डाले थे। हम कहीं ना कहीं हमारी हेरिटेज को भूल चुके, हम ये भूल चुके कि हमारे पूर्वज कितने पावरफुल थे, ठीक है। हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट। हमारे जो विकास की दिशा है वो हमारे हेरिटेज के हिसाब से चलती है। हेरिटेज इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस अक्रॉस द कंट्री। हेरिटेज जरूरी है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस अक्रॉस द कंट्री, मतलब एक जागरूकता, कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता आती है, ठीक है। अब और वो न्यू आती है, मतलब ठीक है, पुराना भी एक चलता रहता है। हेरिटेज जरूरी है, नेसेसरी वर्ड लेके आए, फॉर द ट्रांसमिशन। देखो, एक जागरूकता, अगर एक जैसे आपको मैं बोलूं, शहीद भगत सिंह, शहीद मेरे को लिखना नहीं आता, बोलो, ठीक है, शहीद भगत सिंह। अगर कोई उनका नाम लिखने में मेरे से गलती हो गई है तो पहले से पहले एडवांस सॉरी बोल रहा हूं, ठीक है। अब समझो, ये अपने देश के प्रति जितने समर्पित थे, क्या हम हैं? तो वो जो कॉन्शियसनेस है, क्या वो उनके थ्रू हमारे में ट्रांसमिट हो चुकी है, नहीं हुई है? वो जो जागरूकता थी उनकी नेक्स्ट जनरेशन में या तो उनकी समकक्ष जनरेशन में ट्रांसमिट हुई, ठीक है। उसके बाद में हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, और हमें तो वो ज्ञान भी नहीं है कि हम कभी गुलाम थे। गुलामी क्या थी? ये जो कैरेक्टर था, आपको नेल्सन मंडेला आप पढ़ चुके हो, आप नेल्सन मंडेला पढ़े हो ना इंग्लिश में, फर्स्ट लैंग्वेज में। तो ये से कैरेक्टर्स कब आते हैं, ठीक है, उसमें एक लाइन है कि टू क्रिएट सच एन कैरेक्टर ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन मतलब क्या? दबाव,
शायद ऑपरेशन का स्पेलिंग में गलत लिखा हो तो सॉरी। डबल पी आता है कि वन पी आता है? ऑपरेशन मतलब दबाओ ऐसे कैरेक्टर्स। एक सेकेंड में उसका सही था वैसे। ये रहा, ये लाइन था नेल्सन मंडेला। परहैप्स इट रिक्वायर्स, मैं यहाँ पे हूँ, ये जो ब्लू ब्लू वाला पोर्शन है, perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character is a quote by Nelson Mandela that conveys the idea that people can develop strong character traits through adversity and oppression। मतलब जब तक आपको दबाया नहीं जाएगा तो मतलब ज्ञान कैसे, मतलब आपको ऐसे कैरेक्टर आपका क्रिएट नहीं होगा, बराबर है? वो कॉन्सियसनेस है, जागरूकता है, वो ट्रांसफर नहीं होगी। हमें आज की तारीख में हमारे देश के प्रति जागरूकता नहीं है, हमें हमारे धर्म के प्रति जागरूकता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो था हेरिटेज इज नेसेसरी, आपको अगर पता ही नहीं है, जैसे कोई पर्टिकुलर बंदा बोल रहा है कि हमें प्राउड है हमारे जो मतलब हमारी संस्कृति है, तो उसको वो कॉन्सियसनेस है, ठीक है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्सियसनेस अक्रॉस द कंट्री इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द डैमेज डन टू द प्लेसेस ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। वो जरूरी है, क्या जरूरी है? इट इज हद से ज्यादा जरूरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द डैमेज डन टू द प्लेसेस ऑफ कल्चरल। अगर कोई कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का कोई जगह है, वहां पे कोई भी प्रकार का नुकसान हुआ है, तो वो जरूरी है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि ऐसा कुछ हुआ है और उसको करेक्ट कर दिया जाए। नॉर्मल पैराग्राफ है। नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो भी होगा। नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द कॉमन पीपल शुड प्ले देयर वाइटल रोल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर हेरिटेज। यहाँ से कोई एमसीक्यू आ जाता तो आप बहुत सारे लकी, बहुत नेक्स्ट लेवल लकी इंसान हो जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो ना? As the heritage is considered as an ideal for the people, it is necessary to cease its degradation। डिग्रेडेशन मतलब क्या? कुल मिला के उसका जो मतलब खत्म हो रहा है, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कुल मिला के जो डाउन हो रहा है, ठीक है, जो हम शिखर ऊंचाई सफलता के शिखर पे होते हैं तो डिग्रेडेशन होता है, तो हम डाउन आना शुरू हो जाते हैं। एक एग्जांपल लिया, ठीक है, समझ रहे हो? तो सीज मतलब रोकना, यस, पतन, उसका जो पतन हो रहा है, पतन। सीज मतलब रोकना, सीज मतलब क्या? रोकना। CEASE, सीज मतलब रोकना। Greater damage has been done to our heritage because of its of the invasion of foreign tribes and our unawareness। हमने मतलब शायद उस टाइम पे हम किसी भी कारण के वजह से कमजोर हो गए थे, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी एक हमारे पूर्वज ही रहे होंगे कोई ना कोई, समझ रहे हो? सो इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज कॉमन पब्लिक टू कंजर्व एंड प्रिजर्व अवर हेरिटेज। अगेन आई रिपीट, दिस आर नॉर्मल पैराग्राफ, आप चाहो तो मैं रिपीट कर लेता हूं बट जरूरी नहीं है। आवर हेरिटेज इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। हमारा जो हेरिटेज है वो हमारे देश की पहचान है। वो नहीं तो जैसे आप अगर ताजमहल की बात करते हो, ये सारे जैसे साउथ के मंदिर है आप पिक्चर में देखते हो तो आपको प्राउड फील होता है, बहुत सारी चीजें हैं। द कंट्री, सोमनाथ टेम्पल देख लो, द कंट्री विच इग्नोर्स मतलब इट डजंट हैव एनी फ्यूचर एज हेरिटेज इज अवर गाइड। उसी से तो हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना सुमधुर था। द एरर्स वी हैव कमिटेड इन द पास्ट कैन बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड मतलब करेक्टेड। रेक्टिफाइड मतलब क्या बेटा? करेक्टेड इन द प्रेजेंट एंड वी कैन प्रॉपरली प्लान, और हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट। हमारे विकास की दिशा तय कर सकती है। हेरिटेज इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस, मतलब एक नई जागरूकता चाहिए। और अगर आपको देश के प्रति, अगर आपकी संस्कृति के प्रति आप जागरूक नहीं हो तो फिर वो तो आप वेस्टर्न बन जाओगे। क्या बन जाओगे? वेस्टर्न कंट्री की तरह बन जाओगे, और आप वो नहीं रहोगे जो आप थे।
अगर आपको ये नहीं पता है कि आप क्या थे, वाई यू डू अ मैरिज लाइक इंडियन पीपल, है ना। हम एक जो हिंदुओं में शादी होती है कैसे धूमधाम से होती है, हमारे में लड़कियों की विदाई होता है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं बहुत लोअर लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ। वी हैव अ यूनिक फैमिली स्ट्रक्चर। हम जो हमारे भगवान के अंदर हमारी श्रद्धा है, हमारे जो त्योहार है, एवरीथिंग इज नेक्स्ट लेवल नेसेसरी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो जागरूकता होनी चाहिए आपको खुद के प्रति, खुद के कल्चर के प्रति, वो होनी चाहिए, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग डैमेज डन टू द प्लेसेस ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। आपको लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के प्लेसेस है उसको डैमेज बिल्कुल भी ना हो। और नॉट ओनली द गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो कॉमन पब्लिक should also play their vital role, महत्व का रोल, for the protection of our heritage. As the heritage is considered as an ideal for the people, it is necessary to cease its degradation. उसका पतन रोकना चाहिए। सीज मतलब क्या बेटा? सीज मतलब क्या? रोकना चाहिए, ठीक है, मैंने गुजराती में लिखा है, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब पतन। Greater damage has been done to our heritage because of the invasion of foreign tribes. देखो हमारी जो हेरिटेज है उसको ज्यादा डैमेज हुआ है क्योंकि आपको पता है हम हमारे देश के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रेंच इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन लोगों ने हमारे देश के ऊपर मतलब अटैक किया था, अलग अलग देश से लोग आए थे, ठीक है। योग्य बेटा, फॉरेन ट्राइब्स एंड आवर अनअवेयरनेस, हम जानते भी नहीं थे कि हमारा क्या हो रहा है। सो इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वो मोरल ड्यूटी है, एज वेल एज कॉमन पब्लिक, टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज, ठीक है। हमारे देश की मोरल ड्यूटी, सॉरी, हाँ, गवर्नमेंट की मोरल ड्यूटी है, गवर्नमेंट की और जो नॉर्मल पब्लिक है उनकी मोरल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है। कंजर्व मतलब बचाना, कंजर्व एंड प्रिजर्व नॉर्मल, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री एंड अवर हेरिटेज, देखो धीरे धीरे हम उस पोर्शन में जाएंगे जहां से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री एंड अवर हेरिटेज, आपको पता है अगर आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, जैसे कहीं पे भी मतलब वेर एवर, आपको एक गाइड मिलेगा जो आपको अच्छे से इतिहास के बारे में बताएगा। क्या मिलेगा? गाइड, जहां पे आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। So various sites of natural and cultural heritage of India have been accommodated in the list of, देखो हम accommodation मतलब ऐसा होता है कि घर पहले तो, ठीक है, और accommodated in the list of the world heritage, मतलब क्या, उनको स्थान मिला है। वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देता है, जैसे आपको बता दूं अहमदाबाद, अहमदाबाद को खुद को मतलब यहाँ पे स्थान मिला है। तो वेरियस अलग अलग साइट्स ऑफ, या तो वो नेचुरल हेरिटेज होगा या कल्चरल हेरिटेज होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है नेचुरल हेरिटेज में हिमालय को डाल सकते हो आप, ठीक है। Of India have been accommodated in the list of World Heritage by UNESCO. Many people come to visit, to explore and to research on our heritage from India and other countries. काफी सारे लोग आते हैं, कम टू विजिट, एक्सप्लोर करने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं ऑन आवर हेरिटेज फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत में ही अलग अलग जगह से भारत की हेरिटेज के बारे में अलग अलग लोग जानना चाहते हैं। एट द सेम टाइम दूसरे देश के लोग भी भारत की जो हेरिटेज है, भारत નો जो वारसो છે, एक वक्त જવું હોય તો એટલીસ્ટ જે બરોડાના ગરબા છે, વડોદરા કહેવાય એમ તો એને, વડોદરા, વડોદરાના જે ગરબા છે એને જોઈને તમે માણો, તમને ખબર પડશે, it is, yes, it is one of the unique heritage of India. This boost our tourism, इसकी वजह से हमारा टूरिज्म बढ़ता है। शायद यहाँ से टूरिज्म वाला है, जो एक एमसीक्यू मैंने बोला था ना 3 मार्क्स में कि टूरिज्म की वजह से पैसा आता है, ये शायद यहाँ से। दिस बूस्ट अवर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, और देखो जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो बड़ौदा के आगे बढ़ा है, क्या उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को फायदा नहीं हुआ है? हुआ है।
लोग इधर से उधर तक जाते हैं। फिर टूरिज्म इंडस्ट्री मतलब पैसा आ रहा है अलग अलग जगह से, ठीक है। along with the economic benefits to the concerned states, और जो भी स्टेट में, जैसे अगर गुजरात में बनाया गया है, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनाया गया है, और अगर वहां पे पिछले कुछ सालों में देखो आप, हम गूगल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, गूगल करते हैं। 2024 में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक्सपेक्टेड टू सी 4 लाख लोग गए थे, बराबर है। एंड इन 2022 द साइट हैड ओवर सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50 लाख। 2023 में 50 लाख लोगों ने देखा है, क्योंकि नया नया होगा। इनटू साइट हैड 46 लाख विजिटर्स, रिकॉर्ड। समझो अब इतने सारे लोग गए तो रास्ते में लोग पानी पिएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें पिएंगे, खाना खाएंगे, तो काफी सारे लोगों को मतलब फायदा होगा, आप समझ रहे हो चीजों को। और टूरिज्म, और लोग गाड़ी में जाएंगे तो दिस बूस्ट अवर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। दिस बूस्ट अवर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री along with economic benefits। पैसे का फायदा नहीं होगा क्या? along with economic benefits to the concerned state, tourism industry provides appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious, ये ऊपर ही वर्ड आ गया था, ठीक है, विविधतापूर्ण कल्चरल आर्ट्स एंड ट्रेडिशन इन फ्रंट ऑफ द। देखो अब अगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर कोई देखने अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से कोई लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या उनको हमारे कल्चर के बारे में जानने को नहीं मिलेगा? जो वैविध्यपूर्ण कल्चर है, क्या उनको हमारे परंपरा के बारे में जानने को नहीं मिलेगा? जानने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिस बूस्ट अवर टूरिज्म, फिर से पढ़ाता हूं, एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री अलोंग विद द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पैसे का तो फायदा हो ही रहा है, अलोंग विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स द कंसर्न स्टेट्स, मतलब अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हो तो कंसर्न स्टेट क्या है? गुजरात है। टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोवाइड्स, टूरिज्म इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है? appropriate opportunity and proper platform to showcase, दर्शाना, showcase मतलब क्या? दर्शाना multifarious cultural arts and traditions, हमारी जो परंपराएं होती है वो दुनिया के सामने रखने में कामयाबी मिलती है हमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा टूरिज्म ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। टूरिज्म अगर डेवलप हो रहा है तो क्या लोकल लोगों को फायदा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एंड दिस कीप्स द वेनिसिंग आर्ट अगेन, जो आर्ट और परंपराएं गायब हो रही है वो जिंदा हो जाएगी, ठीक है। नावडे, आज की तारीख में टूरिज्म एज अ सब्जेक्ट हैज बीन एडेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में टूरिज्म को ऐड किया गया है, विच इज इवेंचुअली प्रमोटिंग टूरिज्म गाइड एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस। और वो जो टूरिज्म गाइड है, जैसे जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, ये रहा, जिसकी वजह से इनका एक इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। इंडिया अंश, ये है आपकी सैंपल पेपर में जो मैं बोल रहा था ना, एक भूल गया हूं, ये सैंपल पेपर का एक और क्वेश्चन। और सैंपल पेपर तो आपको करना ही करना होता है, सैंपल पेपर आपको करना ही करना होता है, यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड सैंपल पेपर। भारत क्या अर्न करता है? फॉरेन करेंसी, मतलब डॉलर। अगर विदेश से कोई लोग यहाँ पे देखने के आते हैं, बराबर है, तो वो लोग क्या लेके आएंगे? डॉलर लेके आएंगे, रुपया लेके थोड़ी ना आएंगे। इंडिया अर्न्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेनर्स, विदेशियों से हम क्या हासिल कर पाएंगे? फॉरेन करेंसी। विजिटर्स, इंट्रोड्यूसिंग अ हेट्रोजीनस कल्चर, मतलब एक हेट्रोजीनस मिक्स कल्चर हो गया। इट एनलाइटन्स द टैलेंट ऑफ आवर कंट्री, वो क्या एनलाइटन करता है? हमारे जो देश का टैलेंट है वो दर्शाता है एट द इंटरनेशनल लेवल। फैसिलिटीज लाइक मेटल रोड, अभी रोड भी हमारे, हमारा जो रेलवे है, वाटर है, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा डेवलप अराउंड द साइट्स ऑफ हेरिटेज। और हम कुल मिला के हेरिटेज की बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
ऐड कर दिया। लेकिन कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वहां पे अच्छे रोड बन जाएंगे, ठीक है, वहां पे रेलवेज अच्छी हो जाएंगी, वहां पे पानी और कम्युनिकेशन एटसेट्रा आर डेवलप्ड अराउंड द साइट्स ऑफ हेरिटेज। टूरिज्म एनकरेजेस एक्टिविटीज लाइक फोटोग्राफी। टूरिज्म की वजह से क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी की एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, वहां पे हॉर्स राइडिंग हो सकती है, एंड बोटिंग, आपको पता है जहां पे भी टूरिज्म होगा वहां पे ये सब होगा। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली मतलब क्या, कुल मिला के साथ साथ। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्ट्रीट हॉकर्स, मतलब रास्ते पे जो लोग होते हैं ना, स्ट्रीट हॉकर्स, पता है ना, फेरिया, फेरिया लोगों को मैं क्या मिलेगा, जॉब मिल जाएगा। वेरिड मतलब वही वो वर्ड था ना, मल्टीफेरियस, ये रहा, कहां पे मल्टीफेरियस वर्ड, ये रहा, मैंने उसको इरेज करने की कोशिश किया, वो गलत काम था। मल्टीफेरियस एंड वेरिड इज द सेम थिंग। इंडिजिनस आर्ट मतलब क्या, स्वदेशी, इंडिजिनस मतलब क्या, स्वदेशी, एंड देयर फीचर्स हैव गॉट अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट। हम इन चीजों को वापस पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमने एक बार पढ़ लिया। कोई डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है। वैसे ये कहाँ पे आ रहा है बेटा, एमसीक्यू वाले पोर्शन में आ रहा है, कभी भी किसी को भी पूछ लेना, मतलब अच्छे से बता देंगे, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री एंड अवर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। Various sites of natural and cultural heritage of India have been accommodated in the list of World Heritage of by UNESCO। यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि हमारी जो अलग अलग है, मैं यहाँ से जब भी बोलूँ ना, यहाँ से कौन से एमसीक्यू निकल सकते हैं शायद बाय एंड लार्ज, तो वेरियस साइट्स ऑफ नेचुरल and cultural heritage of India have been accommodated in the list of World Heritage by blank। fill in the blanks में हो सकता है कि किसके द्वारा इसको रखा जा सकता है। और बेसिकली अगर हम सैंपल पेपर के हिसाब से जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 11, फिर जो फिलअप्स में होता है क्वेश्चन नंबर 12 में हो सकता है, और शायद शायद कुल मिला के आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 16, कुल मिला के। वैसे ऊपर नीचे पॉसिबल नहीं होगा, यहीं से होगा, बट फिर आप एग्जाम के दिन कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे को मारने दौड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन फिलअप्स में आएंगे तो हो सकता है कि वेरियस साइट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हैव बीन अकॉर्डिंग इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज बाय ब्लैंक, तो इट इज यूनेस्को, ठीक है। मैनी पीपल कम टू विजिट इंडिया, काफी सारे लोग भारत में आते हैं भारत को विजिट करने के लिए, ठीक है। टू एक्सप्लोर एंड डू रिसर्च ऑन आवर हेरिटेज फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज, मतलब ये जो लोग आते हैं वो कहां से आते हैं, ये जो लोग आते हैं वो भारत से ही आते हैं एंड अदर कंट्रीज से भी आते हैं। इसकी वजह से क्या बूस्ट होता है, अवर टूरिज्म, इसकी वजह से हमारा टूरिज्म बूस्ट होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलता है। अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसों का बेनिफिट टू द कंसर्न स्टेट्स, टूरिज्म इंडस्ट्री tourism industry provides appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious, मतलब अगेन क्या, varied arts and tradition in front of the world। apart from this, इसके अलावा tourism also provides employment to local no, multifarious, sorry, platform, proper platform to showcase multifarious cultural art and traditions in the front of the world। apart from this, इसके अलावा tourism also provides employment to the local people and this keeps vanishing art, vanishing मतलब गायब होता आर्ट, गायब होने वाला आर्ट, एंड ट्रेडिशंस अलाइव। नाउअडेज, आज की तारीख में tourism as a subject has been added in the field of education which is eventually promoting tourism guide as an independent business। India earns foreign currency from the foreigners। भारत जो होता है वो फॉरेनर से, विदेशी से उनको फॉरेन करेंसी मिलता है, विजिटर्स भी आते हैं, विजिटर से भी वही चीज मिलता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये ऑलरेडी मैंने बोल के रखा है कि ये ऑलरेडी सैंपल पेपर में एमसीक्यू में है
कि क्या मिलता है भाई, भारत क्या अर्न करता है जब भी टूरिज्म से, तो हमें क्या मिलता है, फॉरेन करेंसी, गुजराती मायने विदेशी हुंडियामण कहेवामां आवे। इंट्रोड्यूसिंग हेट्रोजीनस कल्चर, इट एनलाइटन्स मतलब दर्शाता है, हेट्रोजीनस कल्चर मतलब हमारा कल्चर हेट्रोजीनस है, जहाँ पे मतलब हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हमारा कल्चर क्या है, हेट्रोजीनस है। और वो क्या दर्शाता है, द टैलेंट ऑफ अवर कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल। फैसिलिटीज लाइक मेटालिक रोड, हमारे रोड कैसे है, मेटालिक है। रेलवेज, वाटर, कम्युनिकेशन एटसेट्रा आर डेवलप्ड अराउंड द साइट्स ऑफ हेरिटेज। टूरिज्म एनकरेजेस एक्टिविटीज लाइक फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि टूरिज्म क्या क्या कौन सी एक्टिविटीज एनकरेज करता है, तो आपको तो टेक्स्ट बुक के संदर्भ में रह के बात करना है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ 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 में, प्रोवाइड साइमल्टेनियसली प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू स्ट्रीट हॉकर्स, रास्ते पे जो वो होते हैं ना, फुग्गा बेचते हैं, उनको स्ट्रीट हॉकर्स बोल सकते हो आप। वेरिड कल्चर, इंडिजिनस मतलब क्या, स्वदेशी आर्ट एंड देयर फीचर्स हैव गॉट अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, अब चीजों को समझ रहे हो। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर टू कंजर्व इट। अब हम हमारे हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करेंगे, और ऐसे तो कैसे मेजर करेंगे कि हम उसको बचा पाए। ठीक है, efforts made for the preservation and conservation of heritage are given below. इंडियन गवर्नमेंट ने, यहां से भी एक एमसीक्यू निकला था, इंडियन गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1952। अब समझो, हमारी जो हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज में आप चैप्टर्स पढ़ चुके हो, वाइल्ड लाइफ भी आई जाता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ भारतीय गवर्नमेंट ने क्या कंस्टिट्यूट किया था भाई, कायदे से, मतलब याद रखना, कैसे याद रखना, कायदे से याद रखना, और दो दो कंफ्यूजिंग चीजें हैं। भारतीय गवर्नमेंट ने बनाया था इंडियन बोर्ड ऑफ, क्या बनाया था, ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, यहाँ पे बी कैपिटल रखना, बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या बनाया था, ये एमसीक्यू में हो सकता है, डंके की चोट पे याद रखना। कब बेटा, 1952 में। क्यों, टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ। कोई कायदा 1952 में नहीं आया था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया था, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इट फैसिलिटेट्स विथ मटेरियल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या लगता है उसको फैसिलिटेट मतलब देता है, वो समझ लो। इट सजेस्ट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के बारे में आप जानते हो, बर्ड सेंचुरी के बारे में जानते हो, जियोलॉजिकल गार्डन के बारे में आप जानते हो, अलॉन्ग विद द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। तो वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कि भाई आप नेशनल पार्क बनाओ, आप बर्ड सेंचुरी बनाओ, जियोलॉजिकल गार्डन्स बनाओ, अलॉन्ग विद द टास्क। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये बनाने के लिए सजेशन कौन देता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, मैंने बोला आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये क्या था, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका एमसीक्यू है सैंपल पेपर का, क्या है बेटा। तो ऐसी चीजें अगर चैप्टर में कहीं पे है, और ऐसी चीजें आपको 1 मार्क दे सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब आया था, 1952 में। कब आया था, 1952 में। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लोगों को लगता है ये 9th चैप्टर से रिलेटेड है ना, इट इज रिलेटेड टू 7 नंबर का चैप्टर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड, लाया गया था 1972, गिव अ फर्म स्टेटस टू द नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स। वहां पे तय कर दिया गया कि कौन सी चीजें क्या है, ठीक है, उसने एक फर्म स्टेटस दिया कि ये है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से 1972 में वो जो आया, उसकी वजह से नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स को एक स्टेटस मिला कि चलो ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरीज है, ये बायो रिजर्व पार्क है। न्यू नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो, ऑब्वियसली उसी की तो बात कर रहे हैं हम। न्यू नेशनल पार्क्स बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी, और बायो रिजर्व्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। द लॉस, मेरे हिसाब से ये एमसीक्यू में नहीं आ सकता, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रटना तो है नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। द लॉस ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के कायदे हैं, द लॉस ऑफ आवर कंट्री
फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज हैव अ वाइड पर्सपेक्टिव। मतलब मेरे हिसाब से इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये भी लाइन नहीं आ सकती एमसीक्यू में, ये भी नहीं आ सकती मेरे हिसाब से। हमारे देश के जो कायदे हैं, द लॉस ऑफ आवर कंट्री फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज हैव अ, मतलब ऐसा वाइड पर्सपेक्टिव, मतलब उच्च विचारधारा है, बहुत चौड़ी विचारधारा है, बहुत अच्छे से मैनेज किया गया, ऐसा कुछ है। अभी ऐसा कोई थोड़ी पूछेंगे कि वाइड पर्सपेक्टिव है मतलब जैसे हम सोचते हैं ना कि बड़ा सोचते हैं, तो बड़ी सोच है ऐसा भी रख सकते हो। देखते हैं अभी ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड टू स्टॉप डिकंस्ट्रक्शन ऑफ वैनिशिंग वेजिटेटिव्स। ठीक है, ये शायद आ सकता है, लेकिन मेरे एंड से ये तीनों पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकाल दो इसको। भाई ठीक है ना, सबको पता है अगर वेनिसिंग वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को काटना है तो स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड। अब यहां से कुछ भी एमसीक्यू में या कहीं पे आ भी जाए तो यू विल मैनेज बाय योर विजडम कि भाई स्ट्रिक्ट लॉ हैव बीन फ्रेम्ड टू स्टॉप डिस्कशन ऑफ ब्लैंक ब्लैंक, तो वेनिसिंग वेजिटेशन है। वाइल्ड लाइफ जो ऑलरेडी खत्म हो रहा है, ये तो आपको 9 नंबर के चैप्टर में भी ढंग से पढ़ाया गया है कि एकदम स्ट्रिक्ट लॉ आए हैं जो वेनिसिंग वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और उसका कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई उसको मार रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट देर आर, ये आपको समझा ना, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, लाया गया था 1972 में, और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ लाया गया था 1952 में। ये एक एमसीक्यू यहाँ पे बनता है, एक एमसीक्यू यहाँ पे बनता है मेरे हिसाब से। ठीक है, 4 एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से अभी हाल फिलहाल। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट देर आर सेवरल सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज हैं और ऐसी संस्थाएं भी है which have been actively taking up the task of protection of wildlife and environment। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेरे हिसाब से हमारे ये सेक्शन को नहीं देता है मार्क्स। ठीक है, ये ऐसा बोलना चाहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, काफी सारी संस्थाएं भी ऐसी है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। अगेन आपके लिए जैसे मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं ये लाइन आपके लिए वापस कैसी है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी है? हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ये चैप्टर कहां पे आ रहा है देख लो। ठीक है, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज द ओल्डेस्ट वन ऑफ इट्स काइंड एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन समझो 1883। जो आपके सिग्मा सर है वो 1983 में बॉर्न हुए थे। इनके आपके सिग्मा सर के पैदा होने से एग्जैक्ट 100 साल पहले, एग्जैक्ट 100 साल पहले BNHS की स्थापना हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? आपके सिग्मा सर के पैदा होने से पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हो चुकी थी? कब हो चुकी थी बेटा? कब हो चुकी थी? 1883 में। आज की तारीख में गिर फाउंडेशन, फाउंडेशन वर्ड आया ना, मतलब आज की तारीख में गिर फाउंडेशन। एक सेकेंड गाइस, आज की तारीख में गिर फाउंडेशन है नेचुरल क्लब। एक्चुअली गिर फाउंडेशन के बाद कॉमा क्यों है वो मुझे नहीं पता है। मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ। वो एटलीस्ट मतलब गिर फाउंडेशन ही रखो एंड इसको नेचुरल क्लब ये अलग है,
कॉमा इसलिए है, वो भी ठीक है, मतलब कुल मिला के ये भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कोई नंबर्स नहीं है। प्रेजेंटली गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब एटसेट्रा इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग नोटेबल वर्क ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। एनवायरमेंट को बचाने का अच्छे से, अच्छा ठीक है, एनवायरमेंट को बचाने का गुड वर्क मतलब नोबल काम कर रही है, ठीक है। Realizing the importance of preservation of our heritage, Constitution framers made it mandatory, compulsory, that it should be included in our Constitution. देखो, जो आपको ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में शायद गलती से आ सकता है एमसीक्यू में, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, हालांकि मैंने इन दो चीजों को नहीं रखा है, बट ये भी आ सकता है, लेकिन ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले उनको ये प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज का एहसास हो चुका था, तो उन्होंने मैंडेटरी मतलब कंपलसरी कर दिया दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इन वन कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस चीज को बता दिया जाए कि भाई हमें हमारी जो हेरिटेज है उसको समझाना, सॉरी उसको बचाना जरूरी है। एंशियंट मेमोरियल्स, ठीक है। 7.1 वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, कुछ है फोटो ऐसे आपको गूगल पर बहुत मिल जाएंगे। पौराणिक मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, चलो ये भाई और एक नया एक्ट आ चुका है, याद रखना क्या आ चुका है, नया एक्ट आ चुका है। जैसे हम आपको बता दे थोड़ा नीचे जाके, वो कौन सी चिड़िया थी, देखो, जैसे मैच द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी कहाँ पे आया है, इंडियन म्यूजियम भाई कहाँ पे आया है, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम भाई कहाँ पे आया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे आया है। देखो ऐसे कोई क्वेश्चन आज आ जाए तो आप मुझे याद रखना कहाँ पे आया है, वो बताते रहना, ठीक है। देखो ये रहा, इसीलिए बोलते टेबल करना कितना जरूरी है सनम, ठीक है। ये 4 म्यूजियम्स इन इंडिया, ये सब कुछ यहीं पे आया है, समझ रहे हो, ये पूरे टेबल में से पूरा का पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। The more dangerous and harmful factors arose in the way of heritage, मतलब यहां से ऐसे कुछ एमसीक्यू नहीं है, मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर दिया। मोर डेंजरस काफी डेंजरस और हार्मफुल फैक्टर्स अरोज इन द वे ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज के रास्ते में बहुत कुछ हो चुका था। सेकंड, बहुत सारे डेंजरस और हार्मफुल फैक्टर्स हेरिटेज के रास्ते में आ रहे थे। The more strict actions and efforts were made time to time for preservation. ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस एंड एफर्ट्स टाइम टू टाइम लिए गए फॉर प्रिजर्वेशन, हेंस वेरियस प्रोटेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द सेफ। देखो मैं बता देता हूं आपको, इस चैप्टर को मैं रटवाऊंगा नहीं, और ज्यादा हम जहां पे हमारे लिए हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज हमारे एमसीक्यू में चैप्टर में आ सकती है, उसी को हम क्या करेंगे, रिमेम्बरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स मतलब जो हमारे पौराणिक मॉन्यूमेंट्स है एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सॉरी, कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है या तो कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स है एंड रिमेन्स एक्ट है, उसके लिए एक कायदा बनाया गया। क्या बनाया गया, वापस ऐसा कुछ है तो हमें याद रखने की जरूरत है, और कायदे से एग्जाम में आ सकता है। क्या हो सकता है बेटा, मतलब के क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस एक्ट suggests for the preservation of antique artistic work, religious places, historical memorials and archaeological sites। ये आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है, आपके लिए लाइन क्या है, शायद आपको 1 मार्क्स देके जा ही चुकी है, ऐसा समझो। ये आपको एग्जाम में, आपकी 2025 की एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ये आपको लाइन 1 मार्क देके जा ही रही है, समझ लो भाई, याद रखना ये वीडियो को, ठीक है। whosoever is there, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, ये आपको बोर्ड के पेपर में ये 1 मार्क देके जा रही है। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, बराबर है, एक कायदा था जो 1958 में लाया गया। कब लाया, आजादी के बाद, मतलब कि कोई पौराणिक मॉन्यूमेंट है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट है, पूरा का पूरा क्या है भाई, मेरे को एक बार रीड कर, एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स
मेरा देश बदल रहा है। ये रहा प्रॉपर, तो प्रॉपर नाम ये है द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। तारीख के साथ आ गया हमारा 28 अगस्त 1958 में आया हुआ है ये। कब आया हुआ है? 28 अगस्त 1958 में आया हुआ है। ऐसा कब? ठीक है, वो स्लो है, इसको डिटेलिंग में कर लेते हैं। गैजेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा एक्ट है भाई साहब। नोटिफिकेशंस मतलब लेट आया था नहीं, वैसे 1958 में वो नोटिफिकेशंस लेट आते हैं, ठीक है। उसके बाद में पूरा का पूरा मतलब इसको डायरेक्ट बोलते हैं भाई। लॉ पढ़ना है तो आ जाना, सीए पढ़ाता हूँ, डिटेलिंग में वहां पे कर देंगे हम। क्या होता है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट कब लाया गया था? 1958 में लाया गया था। ये एक्ट क्या दर्शाता है? प्रिजर्वेशन ऑफ एंटीक आर्टिस्टिक वर्क। कोई एंटीक चीजें है, कोई रिलीजियस प्लेसेस है, हिस्ट्रिकल मेमोरियल्स है, एंड कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। दिस आर्कियोलॉजिकल एक्ट मतलब इसी की बात कर रहे हैं। ensures no person or agency can conduct archaeological excavation without the prior permission of, मतलब कि पता है ना आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होती है? जहां पे जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पे हम खुद काम करते हैं, तो कोई भी प्राइवेट एजेंसी, दिस आर्कियोलॉजिकल एक्ट, ये जो ऊपर वाला एक्ट है 1958 में लाया गया, ये एक्ट ये इंश्योर करना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति या तो कोई भी एजेंसी, कोई भी, बिल्कुल भी नहीं, वो आर्कियोलॉजिकल खुद काम एक्सकेवेशन नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। दिस एक्शन कंसिक्वेंटली स्टॉप क्लैंडेस्टाइन क्लैंडेस्टाइन, ठीक है। ज्यादा ज्यादा खिचड़ी हो जाता है ना, वो मेरे को इरेज कर देना। कहाँ गए हम? This archaeological act ensures that no person or agency can conduct archaeological excavation without the prior permission of government. This action consequently stopped clandestine excavation मतलब गैर कानूनी excavation। clandestine मतलब क्या बेटा? गैर कानूनी होता है ना, जो इलीगल होता है। कैसा होता है? इलीगल होता है। इलीगल excavation बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। Hence, many of our heritage sites are still preserved and kept intact. इसी की वजह से हमारी जो हेरिटेज साइट्स है, अगेन मैं बोलूं यहाँ से मतलब बहुत कम चांसेस है, यहाँ से बहुत कम चांसेस है कुछ एग्जाम में आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इस सेक्शन में आएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The government of India declared some historical places as national monuments। जो भारत की गवर्नमेंट है उसने काफी सारे प्लेसेस को राष्ट्रीय स्मारक की तरह घोषित किया है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स। अगेन आई रिपीट, मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ आएगा, आ सकता है वैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड कुछ सम प्लेसेस एज नेशनल मॉन्यूमेंट, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट या रीजनल मॉन्यूमेंट्स। भाई इट मे बी पॉसिबल कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, आ सकता है, नथिंग लाइक दैट कि नहीं आ सकता, क्योंकि कहां से कौन सा लाइन निकल जाए कुछ पता नहीं रहता हमें। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता चैप्टर कौन सा है। However, these heritage sites will not be preserved just by framing laws, but it becomes moral। देखो सिर्फ लॉ बनाने से ये बच नहीं जाने वाला है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, नहीं आएगा एग्जाम में मेरे हिसाब से। Department of Archaeology maintains sites of heritage which are neither either destroyed or on the verge of destruction। शायद आ सकता है, ठीक है। कैसे? ये इसको रेड लाइन कर देते, एक बार पढ़ लेना इस लाइन को। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी मेंटेन साइट्स ऑफ हेरिटेज विच आर इधर डिस्ट्रॉयड, मतलब जो मतलब या तो डिस्ट्रॉय हो चुका है या तो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो बर्बाद होने की कगार पर है। कहां पे है? बर्बाद होने की कगार पर है। While taking up the work of maintenance of monuments, one should keep in mind
that they should be preserved in such a manner so that it retains its original shape, size and condition intact. देखो वापस while taking up the maintenance का, अगर किसी भी मॉन्यूमेंट्स का मेंटेनेंस का काम अगर आप ले रहे हो, जैसे ताजमहल है, ठीक है, अब ताजमहल का मेंटेनेंस का काम चालू हो गया, तो वन शुड कीप इन माइंड दैट देयर शुड बी प्रिजर्व, उसको ऐसे प्रिजर्व किया जाए इन अ मैनर, सच अ मैनर सो दैट इट रिसेंट, उसका ओरिजिनल शेप नहीं बिगड़ना चाहिए, उसकी साइज नहीं बिगड़नी चाहिए, उसकी कंडीशन जो है वो ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, ये शायद आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, शायद नहीं, आ ही सकता है शायद, क्योंकि नंबर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। Department of Archaeological Survey of India (ASI) has more than 5,000 monuments and sites under its protection. इसके प्रोटेक्शन में डिपार्टमेंट ASI, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंडर में 5,000 से ज्यादा स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स अंडर इट्स प्रोटेक्शन। संगमेश्वर टेम्पल, याद रख लेना भाई, मैंने मतलब उसको ये जब बताता हूँ ना, ये अगेन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संगमेश्वर टेम्पल एंड पापनासम temples in Andhra Pradesh were going to be submerged into sea due to the construction of Nagarjuna Sagar multi-purpose project. Therefore, these temples have been successfully shifted to Alampur and at Mehbubnagar district of Andhra Pradesh. ये पैराग्राफ याद रखने की कोशिश करना। Shifted to, जैसे संगमेश्वर टेम्पल है एंड पापनासम टेम्पल्स है, ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा गूगल करके आपको दिखा देते हैं। एंड एंड पाप देखो, जैसे ये दो टेम्पल्स है, ठीक है, एक ये रहा देखो पानी में डूबने वाला संगेश्वरा टेम्पल एंड पापनासम टेम्पल्स आर बोथ हिंदू टेम्पल्स डेडिकेटेड टू द गॉड शिवा, और but they are located in different regions of India and have different architectures, and it is a Papnasananthar temple located at Papnasam, बराबर है। इन दोनों को शिफ्ट किया गया, ठीक है, बराबर है। अब शिफ्ट करने का एक प्रोसेस होता है, यहाँ मतलब ये तो मतलब किसी पर्टिकुलर ट्यूशन का है तो उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। The Sangameswara temple and Papnasam temples in Ayodhya were going to be submerged because of Nagarjuna Sagar multipurpose project. ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, बाय एंड लार्ज आ सकता है। देखो ये पानी में सबमर्ज होने ही वाला था, ठीक है, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया। कैसे शिफ्ट किया गया उसके बारे में आप ज्यादा जानो, गूगल कर लो, आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एमसीक्यू में आ सकता है कि संगमेश्वर टेम्पल एंड पापनासम टेम्पल्स इन आंध्र प्रदेश वेर गोइंग टू बी सबमर्ज इनटू द सी। क्यों? तो जो नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसकी वजह से वो, और फिर अगर सबमर्ज हो रहा था तो उसको कहां पे शिफ्ट किया गया, आलमपुर एट महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट एंड आंध्र प्रदेश, वहां पे उसको शिफ्ट किया गया है। फिर ताजमहल ऑफ आगरा इज वन ऑफ द 7, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। वैसे ये कौन याद रखता है, ये तो पूरे गांव को याद रखता है। ताजमहल ऑफ आगरा इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। एयर पॉल्यूशन caused by मथुरा ऑयल रिफाइनरी एंड फास्ट ग्रोइंग नियर बाई इंडस्ट्रीज टर्न्ड द व्हाइट मार्बल पेल एंड डल। जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से जो ताजमहल ऑफ आगरा है, ये सब कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। एंड फास्ट ग्रोइंग नियर बाई इंडस्ट्रीज है, जिसने जो व्हाइट मार्बल थे उसको पेल एंड डल बना दिया। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी took suitable steps to close the industries
spreading air pollution in its neighborhood. Regular cleaning of the structure has brought back the brightness of the Taj Mahal. देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जिसको हमने हाईलाइट किया, ऐसे काफी सारी चीजें तो ऐसी भी थी जो एग्जाम में नहीं आने वाली है, ठीक है, समझ रहे हो। आपको मैंने एक लाइन बोला, एशियन मॉन्यूमेंट एंड आर्किटेक्चरल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट वाज इनेक्टेड in 1958. This act suggests for the preservation of antique artistic work, religious and historical memorials. फिर मैंने एक वर्ड बताया और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर सम हिस्टोरिकल प्लेसेस नेशनल मॉन्यूमेंट, शायद आ सकता है शायद नहीं भी आ सकता, ठीक है, समझ रहे हो। फिर हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आ गए, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया हैज मोर देन ब्लू किया है। फिर जो संगमेश्वर टेम्पल है एंड पापनासम टेम्पल्स इन आंध्र प्रदेश है, वेर गोइंग टू बी सबमर्ज्ड इनटू द सी ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नागार्जुन सागर कौन सा, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। यहां रहे हम, ये इसको मतलब हाईलाइट कर देना आप। और इसको कहां पे शिफ्ट किया गया है बेटा, आलमपुर। कहां पे शिफ्ट किया गया है, आलमपुर एट महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। अब ताजमहल ऑफ आगरा, ताजमहल ऑफ आगरा क्या है, इज वन ऑफ द वंडर्स, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय मथुरा रिफाइनरी एंड, यस, एयर पॉल्यूशन किसके द्वारा, मथुरा रिफाइनरी एंड फास्ट ग्रोइंग नियर बाय इंडस्ट्रीज टर्न्ड व्हाइट जो है, व्हाइट मार्बल पेल एंड पेल एंड डल बन गए हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी टुक सुटेबल स्टेप्स, जितने भी हो सकते थे उतने स्टेप्स लिए गए हैं, टू क्लोज द इंडस्ट्रीज स्प्रेडिंग एयर पॉल्यूशन एंड इट्स नेबरहुड। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हैज ब्रॉट बैक द ब्राइटनेस ऑफ द ताजमहल। जो ताजमहल का ब्राइटनेस है वो रेगुलर क्लीनिंग से वापस आ चुका है। देखो अब ये वो वाला पोर्शन है जो आपको मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में आ गया तो 1 मार्क लेने में भारी पड़ जाएगा, 1 मार्क लेने में, तो इसको मैं करवाने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं, करवाने की कोशिश करता हूं। देखो उसके ऊपर का जो पैराग्राफ था वो हम पढ़ ही लेंगे, बराबर है। वैसे हम जब भी एसएस का वीडियो बनाते हैं इट यूज्ड टू कीप लाइक दैट, समझो मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहां पे नेशनल, देखो आपको ये बता दूं, न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली स्टेट, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, अहमदाबाद मतलब गुजरात, गांधीनगर मतलब गुजरात, पाटन मतलब गुजरात, वडोदरा मतलब, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये पोर्शन में नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना, प्लीज मत रखना। ठीक है, नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में आया है, नेशनल म्यूजियम कहां पे आया है, न्यू दिल्ली में आया है। इंडियन म्यूजियम, ये सब म्यूजियम देखो, म्यूजियम 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 म्यूजियम, ये एक अलग से है, लेकिन संग्रहालय मतलब म्यूजियम, वो आपको पता होना चाहिए। म्यूजियम, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, वो थोड़ा अलग से है। श्री हेमचंद्र लाइब्रेरी, हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, वो तो फिर नाम ही लिखा है भाई, एग्जाम में कैसे आएगा वो, ठीक है। कोई डाउट है आपको, तो जो नेशनल म्यूजियम है वो कहां पे आया है, न्यू दिल्ली में आया है। इंडियन म्यूजियम है वो कहां पे आया है, कलकत्ता में आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, दोनों सेम ही नाम है। तो अभी छत्रपति शिवाजी कहां से, भाई आपको याद रहना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम है, ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूं। और ये नाम से ही पता चलना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वास्तु म्यूजियम है, और उसका दूसरा नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है। कहां पे आया है वो, मुंबई में आया है, इसको नाम से याद रख लेना, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि उसको जरूरत है हमें पढ़ने की। सालारगंज म्यूजियम है, सालारगंज म्यूजियम है, वो हैदराबाद में आया है। कहां पे आया है, हैदराबाद में आया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आरबी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे आया है बेटा? भोपाल में आया है। लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ, बेटा अगर आप जो भी अहमदाबाद से रिलेटेड है उनको पता है एलडी यूनिवर्सिटी कहां पे आई है, अहमदाबाद में आई है, ठीक है। तो एलडी का मतलब आपको पता चल गया। जो एलडी लोग जाते हैं ना, जो काफी सारे लोग इवन एलडी में पढ़े होंगे उनको एलडी का मतलब नहीं पता होगा। इट इज लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम। कौन सा भाई? एल मतलब आपके लिए जो गुजरात के लोग हैं उनके लिए नीचे के चार तो मतलब इजी ही हो गए। लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम अहमदाबाद में आया है, ठीक है। ला श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर में आया है भाई, कोई डाउट नहीं है। श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पाटन में आया है। वडोदरा, देखो हम नीचे की कोशिश करते हैं, ठीक है। कितना हमें याद रहा है, एक बार में हमें कितना याद रहा है, देखो हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी। पहले तो अगर आपको हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी में डाउट हो रहा है तो इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम कहां पे आया था बोलो? आईके था, है ना। फिर शिवाजी मुंबई में था, राष्ट्रीय भोपाल में था, श्री हेमचंद्राचार्य कहां पे थे? पाटन के थे। देखो पहले में जब डाउट गया हमें, हेमचंद्राचार्य पाटन में थे। अब देखो इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, जैसे याद रखना, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। आपको कैसे याद रहेगा? नेशनल म्यूजियम एन से याद रहेगा। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इंडियन म्यूजियम आई के बाद सीधा के, कोलकाता आई के, ठीक है। निखिल नानू आई के। शिवाजी का नाम पढ़ते ही मुंबई, शिवाजी का नाम पढ़ते ही मुंबई। शिवाजी का नाम पढ़ते ही मुंबई। सालारगंज एस एच, शिवाजी का नाम पढ़ते ही मुंबई और सालारगंज का नाम पढ़ते ही हैदराबाद। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है एम, एम फॉर मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आरबी। एलडी भाई इधर ही आ गया अहमदाबाद, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद में। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, इट स्टैंड्स फॉर गांधीनगर। कहां पे बेटा? कोबा गांधीनगर। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, एक बार घूम के आ जाना, रटना नहीं पड़ेगा। श्री हेमचंद्रा जी, श्री हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी पाटन। कितनी बार बेटा? पाटन। कितनी बार नहीं, कहां पे भाई? वडोदरा लिख दिया, बात खत्म। वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, ठीक है। हम इधर पे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अवर रूल इन प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूजियम्स अकॉर्डिंग टू, ये बाकी बाकी है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेजर। भाई वापस ऐसा कुछ आया ना तो मतलब हाईलाइट कर दो, क्योंकि चैप्टर में कहां से एमसीक्यू आने वाले हैं। इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट 1876, if any citizen suddenly finds any ancient artistic and antique article from a house, field, well, lake, etc. while digging, then he has to immediately notify the officers of archaeological department। मतलब क्या? जैसे इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट था, इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट था, उस एक्ट के हिसाब से, इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट के हिसाब से जो 1876 में आया था। कब आया था? 1876 में आया था। उसके हिसाब से भारत का कोई भी सिटीजन, उसे एकदम से कोई एंशियंट आर्टिस्टिक्स और एंटीक आर्टिकल फ्रॉम घर से मिल जाए, फील्ड से मिल जाए, वेल से मिल जाए, लेक से मिल जाए, while digging, then he has to immediately notify the officer of archaeological department। with this small effort they can preserve, और इसके वजह से
वो लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स विच कुड हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू द केयरलेसनेस, जो केयरलेसनेस की वजह से गुम हो चुकी है। गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल और प्राइवेट म्यूजियम्स, म्यूजियम का स्पेलिंग सही है, consisting expensive artistic pieces under the Act of 1972. Systematically archived documents corresponding to each state provides better guidance to the historians and researchers. Museums performs important task of preserving valuable things carefully. The best examples of museums, मतलब ये one of the best examples है। एंड बड़ौदा के बारे में मैं कहता रहता हूँ, इफ यू गो टू बड़ौदा यू मस्ट विजिट बड़ोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर, उसकी पिक्चर गैलरी तो भाई मतलब गजब है, यू मस्ट विजिट पिक्चर गैलरी, बराबर है। जैसे यू गाइस लाइक खजुराहो के टेम्पल्स, यू मस्ट लाइक दिस ऑल दिस पिक्चर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक्चर गैलरी ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, आपका जो नेशनल म्यूजियम है, अब भाई आप बताओ नेशनल कैपिटल कहाँ पे है? दिल्ली में है, तो नेशनल म्यूजियम भी कहीं पे होना चाहिए बेटा, न्यू दिल्ली में ही तो होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं है। देखो यहाँ पे 1 रुपए का डाउट नहीं है, बराबर है। अब आपको ये बताऊं भाई सर, ये नेशनल कैपिटल है तो फिर नेशनल, तो फिर इंडियन म्यूजियम कहाँ पे होना चाहिए? देखो यहाँ पे इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, आई के, कहाँ पे? आई के। शिवाजी का नाम पढ़ते ही महाराष्ट्र, मुंबई, मी मराठा, ठीक है, मुंबई, कोई डाउट है बेटा? फिर सालारगंज म्यूजियम, SR होता है ना बेटा, क्या होता है? SRH नहीं होता, याद है? SRH, अरे यार, सनराइजर्स हैदराबाद। हम्म, सालार मतलब SRH हैदराबाद, सालारगंज म्यूजियम SRH हैदराबाद। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश से IPL की कोई भी टीम नहीं है, बराबर है, लेकिन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, RMSB, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे आया बेटा? भोपाल में आया। LD लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, ऑब्वियसली अहमदाबाद में। जैन जो है गांधीनगर जोड़ लेना, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कहां पे बेटा? गांधीनगर, कोबा, गांधीनगर। श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी कहां पे बेटा? पाटन में। वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर, ऑब्वियसली वडोदरा। It is a combined duty of general public and government to generate awareness towards the preservation। मैंने मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें याद, पर जैसे कि आपकी जो नेशनल कैपिटल है वो दिल्ली में आई है, नेशनल कैपिटल है वो दिल्ली में आई है, तो नेशनल म्यूजियम भी न्यू दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में आया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम, प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, वो क्या है बेटा? सॉरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, वो फिर याद रख लेना, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम वो मुंबई में आया है। SRH सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में, ये भोपाल में, ठीक है, बाकी का आप देख लेना। अवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड क्लीनलीनेस, पिकनिक ने, और 1.5 पेज बचा है, आप बोलो तो। Our role in preservation of heritage, if the central and state governments, मतलब आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी और स्टेट गवर्नमेंट मतलब गुजरात के, यूनेस्को एंड NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज टू प्रिजर्व, मतलब बचाना आवर वैल्यूएबल हेरिटेज, देन एज इंडिविजुअल्स वन शुड प्ले एन इफेक्टिव रोल इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में सबको काम करना चाहिए। टीचर्स इन द स्कूल एंड कॉलेजेस शुड इम्पार्ट देना चाहिए एजुकेशन, impart the knowledge of India's glorious heritage. Students as well as common public should gain the knowledge of unfamiliar places, जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं। Monuments,
unfamiliar places, monuments, smarak, ancient remains, sites, etc. They should help in their preservation and protection. उनको भी मदद करनी चाहिए, उनको प्रिजर्व करने में के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. Everyone should take care of these monuments by preparing the list of all heritage sites. हर एक को केयर करना चाहिए ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स, एक हेरिटेज साइट्स का लिस्ट बना के. वैल्यूएबल थिंग्स शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. अगर कोई चीज वैल्यूएबल है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ना उसको तोड़ना चाहिए और चोरना चाहिए. Schools, colleges and NGOs should conduct programs like visit to the historical places and sites, speeches, exhibitions, discussions and seminars to create awareness towards the preservation of heritage. If the specimen मतलब नमूना of the architecture, sculpture and historical monuments are destroyed once, अगर एक बार ऐसे कोई नमूने टूट जाए, बर्बाद हो जाए, it is very difficult to restore them. फिर उसको अपने मूल हालत में लाना मुश्किल हो जाता है. नॉर्मल सा पैराग्राफ है, सो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया कुछ. फिर भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना. सो इट इज अवर मोरल ड्यूटी दैट दे शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड शिफ्टेड टू अदर प्लेस. जैसे मंदिर को शिफ्टेड किया गया. अवर कंट्री, अब सर मंदिर को कैसे, अब से देखो पूरा का पूरा मंदिर तो शिफ्ट होगा नहीं, जितनी पॉसिबल चीजें होगी उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा. ठीक है. आवर कंट्री हैज रीच, अगेन यूनिक वर्ड आ गया. हमारा जो देश का, हर एक देश का ऐसा ही होता है. हर एक देश को ऐसा लगता है कि उसका जो कंट्री है उसका रिच और यूनिक हेरिटेज है. ठीक है. देयर आर मेनी एंशिएंट पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, स्टेप वेल्स, स्ट्रीम्स, springs etc in different places in our country. We should take special care of मालव लेक ऑफ ढोलका. देखो अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, ऐसी चीजें जब भी आती है ना, आपको उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए. आपको ढोलका तालुका में जो मालव लेक છે उसका केयर करना चाहिए. રાણીની વાવ जो પાટણમાં છે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ચાંપાનેરની જે વેલ છે उसका ध्यान रखना चाहिए. भम्मरिया वेल ऑफ मेहमदाबाद उसका ध्यान रखना चाहिए. देखो जैसे वो एबीसीडी आया था ना अभी, इस वैसे यहां से भी एबीसीडी आ सकता है. आप समझ रहे हो. नवधान वेल ऑफ जूनागढ़ एटसेट्रा ड्यूरिंग द मॉनसून. वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन देयर. आई रिपीट माई सेल्फ, अभी नहीं ऊपर नीचे एबीसीडी था, ये जो एबीसीडी था ना, ये जो एबीसीडी है को वन का ये है, बी का वो है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको आ सकता है. ये बराबर है कि मालव लेक ऐसे है, मालव लेक. देखो जो मैंने बताया ना, मैं वो फिर पेपर के दिन बताऊंगा कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बना. मालव लेक के सामने पाटण है, रानी की वाव के सामने मतलब अहमदाबाद लिखा है, भम्मरिया वेल है उसके सामने ढोलका लिखा है. ठीक है, क्या लिखा है, ढोलका लिखा है. और नवगाम वेल है उसके सामने क्या बाकी रह गया, जूनागढ़ी लिखा है. मतलब जस्ट एबीसीडी बता रहा हूँ. क्या बता रहा हूँ, एबीसीडी बता रहा हूं कि ऐसा आ सकता है जो ऊपर था. आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़. जैसे मालव लेक है तो एमडी. रानी की वाव तो सबको पता है, पाटण में है. वेल ऑफ चांपानेर वो तो, एंड चांपानेर का वेल. देन भम्मरिया वेल ऑफ मेहमदाबाद एंड नवधा. जूनागढ़ में नवघन. During monsoon, we should constantly keep an eye on their preservation, cleanliness and preservation of picnic. देखो एक ऑलमोस्ट एक हल्का सा पेज है, उसको हम फटाफट खत्म करते हैं. ठीक है. Central and state governments are taking proper steps for the cleanliness and preservation of our picnic spots. Consequently, special arrangement has been made for it. Religious, historical places have always been a greater attraction among the local as well as foreign tourists. Henceforth, इसीलिए our government is attentive enough towards its preservation. हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ज्यादा ध्यान दे रही है. ए सेक्शन में आना के चांसेस बहुत कम है. आपको प्लास्टिक का यूज नहीं करना है. ठीक है. मतलब कि अगर कोई हेरिटेज है, पिकनिक स्पॉट्स पे आप जा रहे हो, जैसे आप मेरे हिसाब से पोलो फॉरेस्ट जा रहे हो. कहाँ पे जा रहे हो,
पोलो फॉरेस्ट, वहां पे जैसे ही एंटर करते हो वहां पे ही आपको बताया जाता है भाई प्लास्टिक यूज मत करना, ठीक है, यहाँ कुछ फेंकना मत, ठीक है। डू नॉट यूज प्लास्टिक, डू नॉट लीटर, लीटर मतलब क्या? कुछ लोगों को लीटर का मतलब भी पता नहीं होता है, ठीक है, तो बता देता हूँ। Litter is a term that has multiple, including waste products that are discarded improperly, the offspring of multiparous mammal and, ठीक है, कुछ भी मतलब whatever, पढ़ लेना एक बार, योग्य, देख लो ये बाजू में फोटा भी है लीटर, अच्छे से देख लो बेटा। डू नॉट लिटर एट पिकनिक स्पॉट्स, उसके लिए आपको क्या डालना चाहिए? डस्टबिन यूज करना चाहिए। डू नॉट स्पॉइल हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स इधर बाय राइटिंग और ड्राइंग पिक्चर्स, आपको कोई भी हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स पे जाके डू नॉट स्पॉइल हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब कोई भी हिस्ट्रिकल स्मारक है वहां पे जाके आपको कुछ लिखना नहीं है या तो फिर पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है। वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, अगर कोई वेस्ट है तो उसका अच्छे से मतलब डिस्पोजल करना है। डू नॉट स्पीट मतलब थूकना नहीं है आफ्टर ईटिंग टोबैको, और पान मतलब बीटल, आपको पता है ना, सुपारी, वो आपके इंग्लिश में एक चैप्टर है, नाम तो मैं भूल गया, वो एक बीटल नट खा के आती है डोसीमा, ठीक है, वाली वाला चैप्टर है, ठीक है, राइड, मैडम राइड्स द बस। डू नॉट पॉल्यूट सराउंडिंग एरियाज ऑफ, देखो एक नॉर्मल सा है पैराग्राफ, यहाँ पे मतलब ऐसी डेंजर लेवल पे याद रखने की जरूरत है नहीं। Extensive care should be taken during monsoon of historical monuments which constitute step wells, lakes, ponds and stream, ऊपर वाले पैराग्राफ में था। Be cautious while cleaning monuments with archaeological chemical methods, ये भी यूनिक सा है कि मॉन्यूमेंट्स को क्लीन करते वक्त विद आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड्स के से ध्यान रखना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए? आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड से उसको साफ करना चाहिए। सेंसिटाइज डोमेस्टिक एंड फॉरेन विजिटर्स टू अवॉइड डैमेज टू अवर, मतलब जो डोमेस्टिक विजिटर्स आते हैं, जैसे मतलब लोकल लोगों को तो पता होता है कि चीजों का, जैसे सलमान खान ने उसका वो एक एनिमल को मार दिया था, हरण को मार दिया था, तो उसको नहीं पता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसको पहले ही बताया जाता कि वो जो काड़ियार है, काड़ियार को मारा था मेरे हिसाब से, अगर उसको पहले ही बता दिया जाता, ही इज अ मतलब देखो, ही इज अ डोमेस्टिक विजिटर, मतलब देश का ही विजिटर है, ही इज नॉट अ फॉरेन विजिटर्स। अब अगर कोई फॉरेनर आके करता तो भी एक बार सोचे जाते हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे कोई विजिटर आ रहा है तो उसको पहले से बता दिया जाए कि ये लोकल लोगों के लिए और देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, समझ रहे हो आप कितना? अगर उसको पहले ही सेंसिटिविटी उसकी बता दी जाए कि ये सेंसिटिव थिंग्स है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन विजिटर्स टू अवॉइड डैमेज ऑफ आवर हिस्टोरिकल हेरिटेज, इफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज कॉज्ड डैमेज टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगर कोई कुदरती डिजास्टर ने हिस्टोरिकल प्लेसेस को कोई डैमेज किया है, मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग इट अगेन टू द ओरिजिनल फॉर्म, इतना मेहनत करो कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। इट इज अवर it is our it is our responsibility to maintain beauty and cleanliness of tourist places as they bring fame and prosperity to the nation, वो हमारी जवाबदारी है क्योंकि वो हमारे देश के लिए फेम भी लाता है और समृद्धि भी लाता है। वी शुड मेक यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेंटेन द ओरिजिनिटी ऑफ आवर एंशिएंट हेरिटेज। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब एक विविधता में एकता, ठीक है, एक एकता में विविधता तो नहीं बोलते, कि ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारे देश में इतने सारे धर्म के लोग हैं बट फिर भी हम एक है, ठीक है, ब्राह्मण से हिंदू से स्टार्ट किया, फिर पंजाबी, फिर अलग अलग मराठी मद्रासी, फिर मुस्लिम एंड मराठी एंड दिस क्रिश्चियंस, ऑल दोस पीपल,
Being one of the most ancient civilizations of the world, India has varied again over multifarious and rich cultural heritage. Diversity of India is its unique identity. विविधता वो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ये शायद हो सकता है एमसीक्यू में, लेकिन नहीं होना चाहिए। इंडिया हैज अ फाइन एमालगमेशन मतलब मिश्रण, एमालगमेशन मतलब मिश्रण ऑफ डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियस ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेज इन स्पाइट ऑफ हैविंग वैरायटी। Yet India stands united and undivided. फिर भी भारत यूनाइटेड और अनडिवाइडेड है just because of Hindus. India has proved the feelings of वसुधैव कुटुंबकम। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का ये याद रख लेना। नहीं, इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया एक फैमिली है। एमसीक्यू में हो सकता है। This feeling exists in India since Vedic period. Let us get good thoughts and vibrations from all four diverse directions. मतलब कि ऋग्वेद का मैसेज क्या है? चारों दिशा से। अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। Which shows which showcases grandeur, समृद्धि। ग्रैंडियर मतलब क्या? ये समृद्धि के ऊपर मिंडा नहीं आएगा। समृद्धि एंड ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। इंडिया हैज स्प्रेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शन। चारों दिशा से अच्छे अच्छे विचार और वाइब्रेशंस लेके आओ, ऋग्वेद ऐसा बोलता है। ठीक है। अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो फिर स्वामी विवेकानंद सेड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द, मैं बताऊं आपके सैंपल पेपर में यहाँ से कुछ भी नहीं है लेकिन आ सकता है। रिपीट माई सेल्फ। ठीक है, बहुत कुछ अलग अलग चीजें हैं। स्वामी विवेकानंद said the following words in the World Religious Conference which was held in the Chicago। आपको ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई थी? शिकागो में हुई थी, अमेरिका में। याद रखना बेटा, कहाँ पे हुई थी? वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? शिकागो में। ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है। आई एम प्राउड टू से दैट आई एम रिप्रेजेंट द रिलीजियस दैट हैज टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस। मतलब सहन शक्ति हिंदू धर्म में है, उतना सहन शक्ति कहीं पे भी नहीं है। कंपेशन है एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजियस इन्फ्लुएंस of Hinduism, Islamism, Buddhism, Jainism, Christianity is seen in Indian culture. Therefore, the torchbearers named our country as Bharatvarsha by stressing on its unity. याद रख लेना, which reflects upon our broad outlook. Holy names, 7 sacred rivers have been used in our prayers. ये भी पूरा याद रख लेना। पवित्र नदियों, holy names, Ganga and all those things. People including great sages, Sufi saints, Swami Vivekananda, Dayanand Saraswati and Mahatma Gandhi always stress upon peace, coordination and universal brotherhood. Again मैं इसको highlight करना भूल गया। टॉर्च बियरर्स ने भारत को क्या नाम दिया है ना? क्या हो सकता है? टॉर्च बियरर्स ने भारत को कौन सा नाम दिया है? भारतवर्ष दिया गया है। होली नेम्स को सेक्रेट रिवर्स हम किस उसमें प्रेयर्स में लेते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर as at the end of the day all the rivers amalgamate into the great oceans equivalently our country conglomerates इकट्ठा होती है different religious caste languages traditions creed। ठीक है, हो गया हमारा चैप्टर। the people of India live their life with feelings of coexistence। the people of India have conserved this quality and have wonderfully enhanced it। this is Sigma Institute of Excellence and have a nice day।